क्या कोयलकारो आंदोलन का पहला आंदोलन था जिससे आप जुड़े थे? हाँ, वो मेरा पहला ये आंदोलन था। कोयलकारो परियोजना के खिलाफ में ये तो आंदोलन 1976-78 से ही शुरू हुआ था। उसी समय से वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था। मैं बाद में गई तो ये कोयलकारो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनने से मैंने झारखंड में दो बड़ी नदियां हैं, एक कोयल नदी है और एक कारो नदी है। कारो नदी में आपका अभी वर्तमान खूंटी जिला के लोहाजमी में वहाँ पर डैम बनने वाला था, और फिर आपका कोयल क्षेत्र में जो वर्तमान में गुमला जिला है वहाँ पर बसिया में कोयल नदी में डैम बनता है। और दोनों नदी को मैंने अलग अलग जगह बांध के कोयल नदी का पानी को यहाँ जो कारो नदी में जो डैम बनता उसमें वो पानी को दो बड़ा कैनल से के द्वारा यहाँ पर लाया जाता, और पश्चिमी सिंहभूम में टरबाइन के लिए मतलब टरबाइन बैठाता, और वो जो डैम का पानी वो पश्चिमी सिंहभूम में टरबाइन में जाता और वहाँ से हाइडल मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो 710 मेगावाट का पैदा किया जाता है। तो दोनों नदी को अगर आप बांधते तो कोयलकारो जन संगठन वहाँ पर जो है, जो कोयलकारो परियोजना के खिलाफ में लड़ाई लड़ा, और उनका सर्वे और भी बाकी जो संस्थाएं सर्वे की हैं उस रिपोर्ट के आधार पर आपका 256 गांव पानी में डूब जाता, और 55,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड पानी में डूब जाता, और 27,000 एकड़ जंगल पानी में डूब जाता, और उसके साथ ही लाखों लाख पेड़ पौधे वो पानी में आपके डूब जाते। और आदिवासी समाज का अपना ये है कि जब जंगल हमने साफ किया, गांव को हमने बसाया और खेती लायक हमने जमीन बनाई, तो हमारा भाषा और संस्कृति इसी जंगल और जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो और ये जो हमारा सरना ससंद्री जो होता है वो जंगल का हिस्सा होता है, गांव बनाने का एक हिस्टोरिकल वो आपका हिस्सा है। तो वो हमारा स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक स्थल है सरना और ससंद्री, वो भी पानी में आपका मतलब लाखों सरना ससंद्री पानी में डूब जाता है। तो इसलिए इसको महाविनाश परियोजना बना के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया गया। असली कि हमारी भाषा संस्कृति भी हमारी चली जाती और 2.5 लाख लोग उससे डिस्प्लेस हो जाते। तो इसमें कोयलकारो का आंदोलन झारखंड में ये पहला आंदोलन रहा जो कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ी गई, और अपने संसाधन पर कोयलकारो जन संगठन ने अपनी लड़ाई जीती है, और उसमें कहीं बाहर का कोई भी संसाधन नहीं था। अपने भाषा और संस्कृति को बुनियाद में रख के ही वो लड़ाई लड़ी गई। और कोयलकारो जन संगठन का एक ही डिमांड था कि इस महाविनाश कोयलकारो परियोजना को रद्द करो, और हमारा भाषा और संस्कृति, सरकार बोलती थी कि हम रुपया देंगे आपको, मुआवजा से आपको पाठ देंगे, आपका नौकरी देंगे, आपका ये करेंगे, आइडल रिहेबिलिटेशन करेंगे। लेकिन कोयलकारो जन संगठन का मानना था कि ना हमारा भाषा संस्कृति, हमारा पर्यावरण, हमारा जंगल और जमीन का किसी भी पैकेज से आप रिहेबिलिटेशन नहीं कर सकते हैं। एक आंदोलन की सफलता आपके हिसाब से किस तरीके से नापी जाती है? देखिए, आंदोलन की सफलता मैं हमेशा बोलती हूँ कि सरकार अपना जो विकास का सफलता वो मानता है कि हमारा बजट इतना था, इसमें से हम इतना खर्च कर दिए। मान लेते हैं वो 20 रुपया का बजट है, वो 18 रुपया खर्च कर लिया, तो बोला कि हाँ हम विकास कर लिए, लेकिन वो आउटपुट नहीं देखता है, लोगों के जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ वो नहीं देखता है। लेकिन हम आंदोलन का सफलता को मानते हैं कि अगर आज की तारीख में मैंने अपने लाइफ में 1995 से कोयलकारो आंदोलन में मैं शामिल होने के बाद आज तक पूरे मैंने झारखंड में जहाँ पर भी, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, लेकिन मैं आदिवासी बाय बर्थ आदिवासी हूँ, तो लोग मुझको बोलते हैं आदिवासियों की लड़ाई लड़ती है। लेकिन मैं सब कोई को मतलब ये बात बोलती हूँ कि आदिवासियों को केवल मैंने जंगल की जरूरत नहीं है, भोजन की जरूरत आदिवासियों को केवल नहीं है, खेती किसानी में सिर्फ आदिवासी केवल नहीं है, सारे लोग मैंने जंगल जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, नदी और पहाड़ों के साथ जुड़े हुए हैं।
सबको को पर्यावरण के साथ जीने का अधिकार है, तो मैं तो उनकी रक्षा करती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आकलन हम सफलता को करते हैं कि जहाँ पर भी आज तक मैंने कदम रखा, बड़ी बड़ी समस्याएं आई। हमको लोग कहते थे कि मतलब गांव वालों को छोड़ दो, गांव आना नहीं छोड़ोगे तो तुमको मैंने तुम्हारे इतना मैंने गोली मारेंगे कि तुम्हारा 100 का शिनाख्त नहीं होगा। लेकिन मैं हमेशा बोलते रही कि हम गांव छोड़ देंगे, गांव के बीच में, गांव वालों के बीच में आना छोड़ देंगे तो गांव, मुझको गोली मारोगे तो 100 गिरेगा, लेकिन अगर हम गांव जाना छोड़ देंगे तो ऐसे ही लोग आपका तथाकथित विकास के नाम पर या तो जो दमन हो रहा है, लोग ऐसे लाशों का ढेर हो जाएगा। तब मैंने रास्ता चुना कि नहीं, हम उनके तरफ जाएंगे जहां पर मेरे अनुपस्थिति में हजारों 100 बिछने वाले हैं। आहिस्ते आहिस्ते उनको मुझको रोकना है। मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज तक मेरे ऊपर भरोसा रखा। हर व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, हर कदम में मेरे साथ रहा, चाहे वो जंगल के बीच में ज़मीन बचाने के लिए, गांव के बीच में, या तो पहाड़ की तराई में, या तो नदी की तराई में हमारे साथ लोग खड़े रहे, या तो मीडिया के साथी हमारे साथ रहे, या तो बौद्धिक जगत के लोग हमारे साथ खड़े रहे। आज जहाँ पर भी मैं कदम रखी हूँ, जंगल बचाए हैं, ज़मीन बचाए हैं, नदी और पहाड़ को बचाए हैं। जहाँ लोग डिस्प्लेस होने वाले थे, हमने किसी एक गाँव को गुजरने नहीं दिया। तो मैं अपनी जो सफलता है, मैं अपनी सफलता इसमें मैं देखती हूँ। लोग मुझको आज की तारीख में बोलते हैं दयामनी का तो चाय दुकान ही चलाते रही है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे चाय के ग्राहकों को कि मुझको ये ताकत दिया कि 1996 से मैं चाय की दुकान शुरू की और ये मेरा बैकबोन है। जितने भी ग्राहक लोग हमको पैसा दिए, जितना भी हमारे परिवार ने पैसा अर्जित किया, सारा मैं पैसा गांव में लगा दिए। आज की तारीख में हमारे पास एक साइकिल नहीं है। आज हमारा बैंक बैलेंस को खंगाल सकते हैं। सब कुछ आप हमारे सरकार के सामने सब कुछ है। हमारी पूरी निजी जिंदगी हमारा पारिवारिक जिंदगी आपके सामने है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हमने जो आज तक का जो कमाया है, किसी ने वो कमाया नहीं है। सफलता वही मेरी है कि आज हम सुधावा ले पा रहे हैं, नदियाँ जिंदा हैं, गांव के लोग जिंदा हैं, और जिन लोगों को मैं बचाने के चली थी, आज उनका अगला पीढ़ी भी वो बचा रहेगा। ये मेरी सफलता है। सफलता मैं इसको मानती हूँ। आपके हिसाब से विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा में, विकास का मतलब ये नहीं कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 आपका वर्ग किलोमीटर है, उसमें से आपका 33% आपका फॉरेस्ट लैंड है, उसमें से आपका करीब 23 लाख एकड़ जो है आपका एग्रीकल्चर लैंड है, और उसके साथ बारेन लैंड भी है, ठीक है, और उसके साथ वाटर बॉडीज भी हैं। आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा कि अगर आप बोलते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, तो आपको उसमें रोड मैप बनाना पड़ेगा कि आप 304 कंपनियों को एक बार में अगर आप कोयला निकालने देंगे, अब्रक निकालने के लिए देंगे, आप यहाँ पर सोना निकालने के लिए दे देंगे, तमाम चीज़ मैंने कंपनियों को खनिज का दोहन करने के लिए देंगे, और तमाम वाटर बॉडीज को अगर आप मैंने उद्योग के लिए आप यूज करेंगे और तमाम जंगल को आप काट देंगे, तो आप तो विनाश कर रहे हैं ना यहाँ पर किसान बचेगा, ना जंगल बचेगा, ना जमीन बचेगा, ना यहाँ पर आदिवासी बचेंगे। तो आज की तारीख में जिस विकास की बात करते हैं, आपको झारखंड में अगर आज की तारीख में 3.5 करोड़ की आबादी है, तो 3.5 करोड़ की आबादी के लिए आपको फूड सिक्योरिटी की गारंटी आपको करना पड़ेगा। कितना जल स्रोत आपको यहाँ की जनता के लिए, कितना जल स्रोत को जिंदा रखना पड़ेगा, कितना पानी चाहिए पर डे, ये आपको रोड मैप तय करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको कितना मैंने भोजन चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। कितना ऑक्सीजन चाहिए आपका 3.5 करोड़ की जनता को, आपको तय करना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा एजुकेशन हब के लिए आपको कितना एकड़ जमीन आपको मतलब देना पड़ेगा।
और मैंने आपका हॉस्पिटल के लिए कितना एकड़ आप जमीन यूज करेंगे, कितना रोड के लिए करेंगे, कितना रेल के लिए करेंगे, कितना एयरपोर्ट के लिए करेंगे, ये आपको रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो यही पर होगा, अभी आप रोड मैप नहीं बनाए, जितना भी जमीन है आप उसको सबको बंजर भूमि में आप माने बदल रहे हैं। जितना भी पेड़ है सब पेड़ को आप काट के खत्म कर दे रहे हैं। तो देखिए अभी कितनी गर्मी है, धरती आग उगल रही है, तमाम जल स्रोत है वो सूख गए हैं, हाहाकार मच गया पानी के लिए, और गर्मी से हम लोग भी जल रहे हैं। तो ये विकास का रोड मैप नहीं है। धरती बनाने वाला आपने साइंटिस्ट पैदा नहीं किया, धरती बनाने वाला साइंटिस्ट तो आपने पैदा नहीं कर सका। और जब धरती बनाने वाला का साइंटिस्ट नहीं पैदा कर नहीं सका, तो अंधाधुंध सिर्फ खनिजों का दोहन करेंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे, तो ये आप अपने भविष्य, अपने अगले पीढ़ी को आप पूरी तरह से आप नष्ट करने में लगे हैं। ये मेरा मानना है, और इसके लिए सब कोई दोषीदार हैं।